हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2019 का पेपर एस्टेट का और उसमें पढ़ेंगे हम बायोलॉजी का पोर्शन। इसको एंड तक देखिएगा, ये सिर्फ पीवीक्यूज नहीं है, डिटेल्ड इसमें आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है और नेक्स्ट आपके पेपर में आ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेटाजोवन विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। तो सबसे पहले मेटाजोवन होते ही क्या? मेटाजोवम्स होते हैं जो हमारे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से देखना पड़ेगा कि मल्टी सेल्यूलर में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं विदाउट टिश्यू और एक होते हैं विद टिश्यू। विद टिश्यू कैसे है कि जैसे हमने पढ़ते हैं कि सेल होती है, फिर हमारा टिश्यू होता है, फिर हमारा ऑर्गन होता है, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। तो विदाउट टिश्यू सिस्टम में, विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलेंगे, इस वाले में आपको मिलेंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ही ऑप्शन इसको दिख रहा है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रोटोजोआ, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते यूकैरियोट्स है लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा। ठीक है, वह सिंगल सेलुलर होते हैं। तो हमने तो पूछा मेटाजोन, नहीं तो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसके तीनों में से क्या होगा? ये मेटाजोन फर्दर होते हैं हमारे दो पार्ट के, एक होते हैं हमारे पैराजोआ, एक होते हैं हमारे ह्यूमेटोजोआ। तो जो पैराजोआ होते हैं वो कौन से होते हैं? पैराजोआ होते हैं हमारे जो कि विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि हमारा जो फाइलम है पोरीफेरा, पोरीफेरा हमारा फाइलम है, उसमें फर्दर इतने ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है। जो उसके बाद वाले है जैसे कि एनालिड्स हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गए, उसमें फर्दर टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम सब डेवलप्ड है। तो वो थे हमारे ह्यूमेटोजोआ। तो आप इसको याद रख सकते हैं, यू यानी कि ट्रियू, है ना? यानी कि ट्रू मेटाजोआ, इसके अंदर सारे के सारे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। पैराजोआ मतलब कि इनिशियल स्टेज पे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनिशियल स्टेज पे है, अभी ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद दो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पैराजोआ। फिर आता है ड्यूटेरियोस्टोमिया। ये क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रोटोस्टोमिया और एक होते हैं हमारे ड्यूटेरियोस्टोमा। हमारे जो ब्लास्टोपोर्स होते हैं, ब्लास्टोपोर्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर आते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो में याद रख सकते हैं। उसमें जो एक ओपनिंग होती है, ये बताता है कि जो फर्स्ट ओपनिंग है वो माउथ बनेगा या फर्स्ट ओपनिंग है हमारा वो एनस बनेगा। जो प्रोटोस्टोमिया है उसमें हमारे जो फर्स्ट ओपनिंग होते हैं यानी कि जो ब्लास्टोपोर्स होते हैं वो माउथ में कन्वर्ट होते हैं। और जो ड्यूटेरियोस्टोमिया, उसमें जो हमारा ब्लास्टोपोर्स है वो एनस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि हम एकिनोडर्म्स का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि स्टार फिश का एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो एनस होती है और प्रोटोस्टोमिया में जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो माउथ होती है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उस राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। राइबोसोम सबको पता है सबसे कि ये क्या होते हैं, ये हमारी होती है प्रोटीन फैक्ट्री होती है। अब ये किससे बने हुए होते हैं ये सबको पता है, ये तो सबसे इजी है, एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली गिवन है। ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम्स की दो यूनिट होती है, ठीक है? तो ये आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबोसोम्स आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं? ये आपको साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं और आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल सकते हैं। ठीक है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा क्या बनाता है? ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, डीएनए, राइबोसोम्स डीएनए में नहीं होते हैं। डीएनए कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको? डीएनए न्यूक्लियस में फॉर्म होता है, न्यूक्लियस। और कहाँ कहाँ मिल सकती, किसके पास अपना अपना डीएनए होता है? कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल के पास होता है, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल के पास, क्लोरोफिल के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और राइबोसोम्स है दो टाइप के होते हैं, ठीक है, 70S और 80S।
ठीक है, सेडवर्ड बर्ग यूनिट होती है ये राइबोसोम्स की। ये कहाँ मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं आपको प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। और ये आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद है क्रोमेटिड्स आर क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। एक तो ये याद रखना आपको, जो मियोसिस होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी मीयोसिस। इसको बोलना है हमें इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्रोमेटिड विजिबल कैसे होते हैं? मियोसिस की दो स्टेज होती है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मियोसिस वन। मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन होता है, प्रोफेज वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके आपने सारे पढ़ने हैं। प्रोफेज वन के 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है लैप्टोटीन, लैप्टोटीन पहला होता है, फिर जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन चारों स्टेज के बारे में आपको इसको पता होना चाहिए। तो जो क्लियरली विजिबल होते हैं, अ, अगर आपको पता है तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। देखो डाइकाइनेसिस, ये तो सबको पता है कि जहां पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। चलो शुरू से करते हैं, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स पड़े हुए होते हैं सेल के अंदर। उसके बाद वो कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, यानी सिस्टर क्रोमेटिड में बनना शुरू कर देते हैं। तो जो लेप्टोटिन स्टेज होते हैं ना, एक फेवरेट क्वेश्चन भी है स्टेट का, उसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, बुके स्टेज भी, इसको स्टेज भी बोलते हैं लैप्टोटीन को। उसके बाद क्या होगी, कंडेंसेशन हो गई यहाँ पे, कंडेंसेशन होनी शुरू हो गई है। ठीक है, क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड में बनने लगे। उसके पास जाइगोटीन में, इसके पास हमारे दो होंगे। जैसे एक हमारा मैटरनल, एक ही बनाते हैं, एक ही से देते हैं। एक होगा हमारा मैटरनल। ठीक है, ये मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। एक होगा हमारा पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल दोनों आते हैं। अब आगे फर्दर जो ये होते हैं, ये होमोलोगस है। ये जो ये अलग अलग होती है, ये होती है हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये कैसे करते हैं, कहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी कहाँ नहीं, वो इन चीज से पूछा जाता है। जो जाइगोट स्टेज होती है उसको आपको याद रखना है। इस स्टेज में क्या होता है, साइनेप्स बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? सिनेप्सिस शुरू हो जाता है। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं? बाय बाइवेलेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों होते हैं ना, बिल्कुल एक साथ आ जाते हैं यहाँ पे। बाइवेलेंट स्टेज भी इसको बोलते हैं। और इस पर कौन सा बनता है, सिनेप्टो बाइवेलेंट सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स भी इसके ऊपर बनता है। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। कोई पूछे ना किस स्टेज में बनता है, ये एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आता है। जाइगोटिक स्टेज में बनता है। उसके बाद पैकेटिव स्टेज पर क्या बनता है, यहाँ पर होती है जो डीएनए होता है ना, उसकी क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। या फिर आप इसको रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन। ये ही टर्म आपको याद रखनी, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो डिप्लोटीन डिप्लोटीन होती है, इसमें क्या होता है, अब जो क्रॉसिंग ओवर हो गई है किनकी, जो ये देखो आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब इनकी क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे और ऐसे एक ही स्टेज रह जाएगी। जैसे ये एक बनाते हैं, ये एक का है, सॉरी ये बन नहीं रहा है ठीक से, इसको यहाँ बनाते हैं। ये ना एक दूसरे से सब सेपरेट होना, ये सेपरेट होना शुरू कर देंगे। बस एक ही जो जगह होती है वहां पर ही आपको मिलेंगे क्रॉसिंग ओवर होते हुए, यानी कि कॉर्नर्स पे। बाकी सारा सेपरेट हो गया होता है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में। तो जो ये क्रॉसिंग ओवर होती है, जैसे एक्स शेप बन जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैजमेटा। क्या बोलते हैं? कैजमेटा। और ये पूछते हैं कैजमेटा स्टेट कौन सी होती है, वो डिप्लोटीन होती है।
उसके बाद आती है डाइकाइनेसिस, जो ये वाला यहाँ भी होता है, ये भी दूर दूर हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। पूछे कि विजिबल होने कहाँ शुरू हो जाते हैं, वो पैकेटिंग स्टेज पर विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। ये जो एक एक मैंने इनके बारे में पॉइंट बताया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप यहाँ से देख ही सकते हैं आंसर। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन इन अमीबा। सबसे पहले तो अमीबा आपको पता होना चाहिए। अमीबा एक प्रकार का यूकैरियोट है, ठीक है। यूकैरियोट में आता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसकी एक ऐसी शेप होती है, और जो ये होते हैं, इनकी हेल्प से ये फूड को इनगल्फ करता है। इनको बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। ये याद रखना, ठीक है। फाल्स फीट भी इनको बोलते हैं, फाल्स फीट, ठीक। इसका ही न्यूक्लियस होगा। तो कैसे ओस्मो रेगुलेशन करता है, इसके अंदर दो प्रकार के वैक्यूल होते हैं। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होते हैं फूड वैक्यूल। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक होते हैं फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होते हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके पास अलग अलग से सब ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं काम करने के लिए, अकेला ही अपने सारे काम करता है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो करता है ओस्मो रेगुलेशन को। ओस्मो रेगुलेशन होती क्या है? ओस्मो रेगुलेशन होती है, देखो जो अमीबा है ये अंदर से होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यानी इसके जो अंदर है वो सोल्ट ज्यादा है, ठीक है। ये आप सिंपल सी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। जैसे अंदर अगर सोल्ट ज्यादा है तो बाहर कम होगा। तो इन केस में क्या होगा, ओस्मोसिस का प्रोसेस क्या करता है? ओस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर होता है वो जाता है ना, हाई वाटर की जो हाई कंसेंट्रेशन होती है उससे लो कंसेंट्रेशन में, या सोल्ट ज्यादा है तो यहाँ वाटर कम है, ऐसे याद रख सकते हैं। और बाहर क्या होगा, हमारा वाटर हाई होगा। और तो क्या होगा, वाटर बाहर से अंदर की ओर जाना शुरू करेगा। तो जाना शुरू करेगा तो इसमें क्या होगा, सेल होगी, वो बर्स्ट आउट हो सकती है, ब्रस्ट आउट हो सकती है, फूल जाएगी ना, स्वेल हो जाएगी। होगी हमारी, वो स्वेल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाइपरटोन था। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक इसका उल्टा होता है। बाहर जो होते हैं वो सोल्ट ज्यादा होता है, यानी पानी जो होगा बाहर कम होगा, और अंदर पानी ज्यादा होगा। यहाँ पर जो होगा पानी ज्यादा होगा तो पानी बाहर आना शुरू कर देता है। ये होती है हमारी हाइपोटोनिक, ठीक है। इनको याद रखना, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं क्या होते हैं, ये आ गया। अब ऐसे तो पानी इसके अंदर, अब ये हाइपरटोनिक है, साल्ट ज्यादा तो बाहर, और ये रहते हैं कहाँ पे, ये मेनली याद रखना है फ्रेश वाटर में, ठीक है। अगर ये होता कि सोल्टी वाटर होता तब ऐसे नहीं होते, फ्रेश वाटर है, यहाँ पानी ज्यादा है, पानी क्लियर है, यहाँ सोल्ट कम है, अंदर सोल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो सोल्ट के वजह से अगर वाटर से देखें तो जहां पे वाटर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा क्लियर है, तो हाई वाटर से लो वाटर में जाएगा, ठीक है। कि याद रखने के तरीके वैसे इसको बोलते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जाएगा, अंदर जाता जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर है, पानी अंदर जाएगा तो ये फूल सकती है। तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको बाहर एक्सपेल करता रहता है, जिसके अंदर इसको जितना पानी चाहिए उतना ही रहे। तो कंट्रैक्ट फूड वैक्यूल डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा जेल जो साइटोप्लाज्म होती है उसको बोलते हैं, जो प्लाज्मा लेमा है ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। उसके बाद है द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड। आप कहेंगे कि जो स्टेम होती है यहाँ पर, ये रूट है। स्टेम तो ग्राउंड के ऊपर होती है, नहीं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है। किसके अंदर होती है? आप कहेंगे सबकी स्टेम दिखती है, लेकिन नहीं, सबकी स्टेम होती, सबकी स्टेम है, लेकिन जो आपको दिखता है वो सब स्टेम नहीं है। ये बनाना है, बनाना ऐसे ऊपर करके लीफी सा स्ट्रक्चर दिखता रहेगा, सारे सोचते हैं कि यही इसका स्टेम होगा, बट नहीं, वो उसका लीफ बेस होता है, ये लीफ होती है इसकी। जो इसका स्टेम होता है वो ग्राउंड के नीचे होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। तो जो इसका ट्रू स्टेम हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो अंडरग्राउंड हुआ। बैम्बो है, बैम्बो का तो ऊपर की तरफ ही होता है, नीचे भी होता है थोड़ा, लेकिन वो प्रोपेगेशन के लिए होता है। जो मिंट होता है इसका भी ऊपर होता है, एरियल होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल आपको मिल सकता है, लेकिन ये सोइल है, सोइल के ऊपर होता है, एरियल ही होता है। जो शुगर केन होता है, शुगर केन का तो आप सबने ऊपर देखा है, ऐसे नोट्स और इंटर नोट्स बिल्कुल क्लियरली बने हुए होते हैं। ये आपको सबका याद रखना चाहिए
कि जो अनियन है, अनियन में कैसे होता है, कैरेट में कैसे होता है, जिंजर में कैसे होता है, ये आपको सारे देखने चाहिए। हाँ, इसको सूडो स्टेम भी बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ना, ये इसका बनाना का, ये बनाना का, इसको रहिजोम बोलते हैं। रहिजोम। अब ये आ गया, देखो प्लांट रूट स्टोरेज। देखो ये फूड स्टोरेज ऑर्गन, क्यों बात करें कि रूट के, ये मॉडिफिकेशंस है। मॉडिफिकेशंस आपकी बुक में क्लियरली दी हुई है, स्टेम मॉडिफिकेशन दी हुई है और रूट मॉडिफिकेशंस दी हुई है। स्टेम मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन में जो जो एग्जांपल दिए हुए हैं ना, वो बिल्कुल रामबाण, उसको एक एक को बिल्कुल क्लियरली आप लोगों ने करना है। ये याद रखना, पोटैटो बेशक जमीन के नीचे होता है लेकिन वो स्टेम पोर्शन होता है, मॉडिफाई हो रखा है वो भी फूड को स्टोर करने के लिए। जो अनियन है, ये भी स्टेम है लेकिन इसको बल्ब बोलते हैं। ठीक है। स्वीट पोटैटो ये जमीन के नीचे होता है, ये होता है रूट। ठीक है। और जैसे रेडिश भी होता है हमारा। जो जिंजर है, ये भी स्टेम है। याद रखने हैं आपको, ये इनके सबके नेम अलग अलग है। ये रिजोम इसको बोलते हैं, पोटैटो वाले को ट्यूबर बोलते हैं, और इसको अनियन को बल्ब बोलते हैं। लेकिन कोई बोले कि जो अनियन है उसका फूड स्टोर स्टेम में होता है, नहीं। अनियन का जो फूड स्टोरेज है, फूड जो स्टोरेज है, वो होती है लीफ। जो हम खाते हैं ना अनियन की, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी होती है, वो लीफ होती है। तो इसका स्टेम, इसका बल्ब, स्टेम इसका अंदर होता है, रिड्यूस छोटा सा होता है। बाकी सारी लीफ होती है। याद रखना, फूड स्टोरेज ऑर्गन जो अनियन का है वो लीफ है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा। रूट में कौन फूड स्टोर करता है, स्वीट पोटैटो। रेडिश भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉनसेन कोडोन। हमने 2018 वाले में बहुत अच्छे से पढ़े थे कि टोटल 64 कोडोन होते हैं। 64 में से जो 61 है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिग्नल्स देते हैं, और जो 3 होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं। तो कौन से थे वो, UAG, UAA और UGA, ये होते हैं हमारे स्टॉप कोडोन। ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, और जो 61 होते हैं ये स्टार्ट करते हैं। और ये बनते कितने अमीनो एसिड से, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, उनसे मिलकर बनते हैं। उसके बाद ओल फंगी यार, ये टर्म्स है इनके न्यूट्रिशन लेने की। न्यूट्रिशन टाइप होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है। होलोट्रोप्स होते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट स्वेलो कर जाते हैं। कंप्लीट स्वेलोइंग मतलब कितना भी हो, मान लो कोई भी मैटर हो, जो कंप्लीट मैटर हो, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे नॉन ऑर्गेनिक, उसको कंप्लीट एनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा कर जाता है। ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं। सेप्रोट्रोप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डिकेइंग लीव्स होती हैं, है ना, डिकेइंग लीव्स, है ना, या फिर डिकेइंग एनिमल रिमेन्स होते हैं, उनके ऊपर फीड कर सकते हैं, मतलब मरी हुई चीजों के ऊपर। सेप्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, ये अपना जो फूड है ये दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स करते हैं। ठीक है। और एजोट्रोप्स कोई इसकी टर्म नहीं होती है न्यूट्रिशन की, तो ये तो हम बिल्कुल ही क्लियरली काट देंगे। तो इन तीनों में से हमने बताना कि फंगी क्या होते हैं। सबको पता है फंगी क्या कर सकती है। फंगी सेप्रोट्रोप्स भी होती है, डिकेइंग मैटर लीव्स पे करते हैं। लेकिन जो हेट्रोट्रोप्स टर्म आप इसमें देखेंगे ना, हेट्रोट्रोप्स यानी फूड अपना ऑब्टेन दूसरों से करे, खुद नहीं बना रहे। तो जो ये वाली टर्म्स है, सेप्रोट्रोप्स या होलोट्रोप्स, ये तो हेट्रोट्रोप्स में ही इंक्लूड हो रही है। तो दिस इज द मेजर टर्म। मेनली वो हेट्रोट्रोप्स है। फिर हेट्रोट्रोप्स में आप कह सकते हैं कि वो सेप्रोट्रोप्स डिकेइंग लीफ से खा रही हैं, या किसी ऐसे मैटर को सीधा इनगल्फ कर रही हैं। ये आपको याद रखना है। हाँ, इसमें एक, इसका याद रख लेना भाई, फंगी का जो वो होता है, सिम्बायोट्स भी होता है। ये पूछा जाता है, सिम्बायोट भी होते हैं, कैसे होते हैं सिम्बायोट। सिम्बायोट फॉर्मेशन में आपको लाइकेन का एग्जाम्पल रखना है। फाइकोबियोट, फाइकोबियोट और माइकोबियोट। ये मैं क्या लिख रही हूँ, जो लाइकन है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। फाइकोबियोन यानी कि अलगी से मिलकर बना होता है, और फंगी से मिलकर बना होता है। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बायोन।
नेक्स्ट इज बीओडी इज कनेक्टेड विद, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मानो कोई भी पौंड है, ये कोई भी पौंड है, इसके अंदर मैटर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है और इसके अंदर नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक या फिर आप इसको इनऑर्गेनिक कह सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाम वर्ड ही बता रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल यानी कि लाइफ इंक्लूड होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, कि ऑक्सीजन यानी कि जो लाइफ है, पौंड के अंदर लाइफ कहाँ से आएगी, पौंड के अंदर होंगे हमारे क्या, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरियाज होंगे या कुछ फंगी होंगी, है ना, मेनली हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, वो बायोलॉजिकल हो गए हमारे। ऑक्सीजन डिमांड, इनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो कनेक्टेड होती है, कितनी होगी ऑक्सीजन की डिमांड। देखो, कोई भी पौंड होता है उसको, उसमें जो डिग्रेडेशन चलता रहता है, जो ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इनको जो तोड़ रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, वो किसकी हेल्प से तोड़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जो इनऑर्गेनिक है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के उससे टूटते रहते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता रहता है, रिडक्शन होता रहता है। लेकिन बीओडी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है माइक्रोब से और ऑर्गेनिक मैटर से। कैसे, इसमें देखते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। और ब्रेक डाउन कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक डाउन करने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे। मतलब ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ये होता है हमारा बीओडी। फिर ये वाला क्या होता है, एक याद रखना आपने, सीओडी, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये याद रखना है आपने कि जो ऑक्सीजन है, डिमांड उसकी दोनों तरफ से है, चाहे वो बायोडिग्रेडेशन हो चाहे उसका नॉन बायोडिग्रेडेशन हो, ऑक्सीजन की हेल्प से ही डिग्रेड होंगी चीजें। ऑक्सी- ऑक्सीजन की हेल्प से बायोडिग्रेड कैसे होंगी, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और केमिकली कैसे होगी, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या होती है, ये ऑक्सीजन डिमांड वो होती है जो ये बताती है कि जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर है और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन मैटर। ठीक है, और ये होता है कि माइक्रोब्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बीओडी को पता लगाने के लिए 5 दिन लगते हैं भाई, और इसको ऑर्गेन सीओडी को पता लगाने के लिए इसको कुछ ही टाइम लगता है, फ्यू आवर्स में ये आप पता लगा सकते हैं। कोई पूछे क्या फर्क है, बीओडी में सिर्फ ओनली बायोडिग्रेडेशन होता है और इसमें नॉन बायोडिग्रेडेशन भी होता है। उसके बाद आते हैं रेडियल सिमेट्री कैसे होती है, ये बायोलेटरल सिमेट्री सिमेट्री आपके एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में दिए हुए हैं। रेडियल का मतलब होता है, देखो रेडियल वर्ड जुड़ा रेडियस से। रेडियस कैसे होते हैं, मान लो एक सर्कल लगा लो, कहीं से भी हम इसको पास कर दे इसको, तो वो इक्वली डिवाइड होता है। वैसे तो ये डायामीटर है, रेडियस नहीं, एक रेडियस तो होती है सेंटर से लेके यहाँ तक, तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो ये इनमें से किसके, आर्थ्रोपोड है, इसके अंदर तो कॉकरोच टाइप की चीजें आते हैं, क्या उनको रेडियल सिमेट्री की जाते सारे बराबर हिस्सों में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब ये एनालिड है, ये बिल्कुल सीधे होते हैं ऐसे, बिल्कुल सीधे होते हैं, क्या इसको ऐसे ही ऐसे कर दे बराबर हिस्सों में जाएगा, नहीं जाएगा ये भी। एकिनोडर्म्स, इसकी ऐसे 5 लेग्स होती हैं ऐसे, स्टारफिश का आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। क्या ये बराबर हिस्सों में कट सकती है, हाँ ये बराबर हिस्सों में कट सकते हैं, एकिनोडर्म्स में होते हैं, रेडियस में। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ, इसमें प्लेनेरिया आते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी रेडियल के बराबर हिस्सों में कटते नहीं। तो चाहे अर्थ्रोपोडा हो, ये इसमें भी क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी दो बराबर हिस्सों में कटता है, ऐसे है तो ऐसे दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। एनालिड्स भी और प्लेटी हेल्मिन्थ्स भी। ठीक है, और ये याद रखना एक्टिनोडर्म्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, जो पेपर में पूछ सकते हैं। जो उसका लार्वा होता है ना, वो बाइलेटरल सिमेट्री में होता है। ठीक है, बाइलेटरल का मतलब होता है ऐसे है तो वो दो ही इक्वल हाफ में बनेगा, लेफ्ट और राइट। उसके बाद है एनालॉजी क्या होती है। ठीक है, एनालोगस होता है और एक होमोलोगस होता है, एक होमोलोगस भी होते हैं, होमोलोगस भी होते हैं। कौन से ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले तो एनालोगस का ही पता होना चाहिए। एनालोगस वो होते हैं जिनका वर्क तो सेम होता है
वर्क सेम होता है, लेकिन जो इनका ओरिजिन होता है, मतलब ये कैसे डेवलप हुए होंगे, वो इनका डिफरेंट होता है। इनमें से आप एक भी याद रख लो, दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट है। होमो का मतलब होगा, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि इनका ओरिजिन भी सेम है, इनका ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है, और जो इनका वर्क है वो डिफरेंट है। अब आप देखो क्या एलिमिनेशन हो सकता है। देखो, हैंड ऑफ मैन और लेग ऑफ फोर्स, हैंड मैन अलग है, लेग ऑफ फोर्स, क्या दोनों का सेम वर्क है? दोनों का वर्क सेम नहीं है। टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल, डेवलप फ्रॉम सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये बात ठीक है कि सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से जनरेट होती है, लेकिन क्या दोनों का वर्क सेम है? एक ओवा बनाता है, एक एग बनाता है, और एक स्पर्म बनाता है, सेम वर्क है? नो, डिफरेंट है। विंग ऑफ बर्ड्स, विंग ऑफ बैट, अब ये देखो क्या वर्क सेम है? चाहे बर्ड्स के क्या उड़ने का काम करते हैं, बैट के विंग भी क्या करेंगे? उड़ने का काम करेंगे। इनका वर्क सेम है, हाँ, इनका वर्क सेम है, लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है। उसके बाद है माउथ पार्ट्स ऑफ हनी बी एंड हाउस फ्लाई। अब माउथ है, अब देखो क्या इनका वर्क सेम है? माउथ का है, माउथ तो सेम ही होंगे, लेकिन इनका ओरिजिन क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग टाइम के होते हैं। काम तो सबका वही है, खाना, जिसको जो भी खाना है, खाना सबका अलग अलग है, लेकिन काम तो खाना है, लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है। इनके ना माउथ पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए आपको। जो हाउस फ्लाई होती है, उसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? वो स्पॉन्जिंग होता है। कैसा होता है? वो स्पॉन्जिंग। क्यों होता है स्पॉन्जिंग? ये आपको याद, क्योंकि लिक्विड डाइट पे जीते हैं, लिक्विड डाइट होती है। उसके बाद जो हनी बी होती है, उसका क्या होगा? हनी बी के लिए आप याद रख सकते हैं च्विंग, च्विंग लैपिंग। अब सबको पता है हनी भी क्या करती है, इसको ना पोलिनेशन करना होता है। इसको च्विंग टाइप का लैपिंग क्यों होगा? क्योंकि इसको नेक्टर को खाना है ना, पोलेंस को खाना है। कि आप याद रखेंगे। और विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बैट अलग अलग होते हैं। देखो भाई, जो विंग्स ऑफ बर्ड्स होते हैं वो एक टाइप फीदर्स होते हैं, है ना, पंख होते हैं उनके। जो बैट होते हैं, जो उनकी ऐसे ऐसे उंगलियां समझ सकते हो, उनकी जो बोन समझ सकते हो, उनके बीच में से मेम्ब्रेन एक्सटेंशन हो रखी होती है। तो उनके फीदर और जो उनका बैट के विंग है, उनमें डिफरेंस है ओरिजिन में, लेकिन उनके जो फंक्शन है वो सेम है। उसके बाद आता है प्लेसेंटा इन ह्यूमन। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा क्या काम करता है। प्लेसेंटा काम करता है कि जो मैटरनल ब्लड होता है, उसको किसको देता है? फीटस को देता है। मैटरनल ब्लड से ही उसको जो जितना भी न्यूट्रिशन है, या जितनी भी ऑक्सीजन उसको देनी है, या CO2 उसको देनी है, या वेस्ट निकालना, वो सब कुछ मैटरनल ब्लड से कनेक्ट होता है फीटस तक। तो जो ये चैनल बनता है ना, जिसके थ्रू फीटस को सब कुछ मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब ह्यूमन में कौन से टाइप का होता है? ये सारे चारों टाइप ही प्लेसेंटा के टाइप है, ये अलग अलग आपको एनिमल में मिल सकते हैं। जो हीमोकोरियल होता है, हीमो मतलब यानी कि ब्लड, कोरियल होता है कोरियोनिक विली, कोरियोनिक विली, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में बात करते हैं। हीम मतलब यानी कि ब्लड। सबको पता है कोरियोनिक विली डायरेक्ट ही बात करती है मैटरनल ब्लड में, इनके बीच में और तो कुछ नहीं होता। तो यही है प्लेसेंटा, किसमें होता है? जो ह्यूमंस में होता है। चाहे आपको बाकी कुछ भी नहीं पता, आपकी वर्ड से आप इनको पता लगा सकते हैं। देखो इसके बाद क्या, एपिथीलियो कोरियल, यानी कि जो कोरियोनिक विली है, उसके आसपास बीच में कहीं ना कहीं कोई एपिथीलियम होगा। लेकिन क्या हम ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में ऐसा कुछ पढ़ते हैं? नहीं, ये नहीं पढ़ते हैं। तो जो ये एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा होता है, ये आप याद रख सकते हैं, नेक्स्ट पूछ सकते हैं, कोर्स में आपको मिलेगा। बीच में यानी कि एपिथीलियम होगा। उसके बाद है सिंडेस्मो कोरियल, ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको रूमिनेंट्स में मिलेगा, ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जो बफेलो होते हैं, आपके गाय होते हैं, गाय भैंस, उनके अंदर मिलेगा। उसके बाद आता है आपको हीमो एंडोथीलियल, ये किसके अंदर मिलेगा आपको? ये रैबिट्स में एंड रैट्स में। ये याद रखने हैं, आपको पूछ सकते हैं ये। एक और टाइप आप इसका याद रख लीजिए, एक होता है एंडोथीलियो कोरियल। एंडोथीलियो कोरियल, ये आपको याद रखना। जो कार्निवोर्स होते हैं ना, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, उनके अंदर मिलेगा। ठीक है।
टर्म यूज्ड फॉर पोलिनेशन विच टेक प्लेस इन क्लोज फ्लावर्स। देखो दो टाइप के फ्लावर होंगे, क्लोज फ्लावर्स होंगे और एक ओपन फ्लावर होंगे। देखो नेम ही बता रहा, जो क्लोज होंगे उनके अंदर तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। अगर वो क्लोज है कि क्या कोई बाहर का पोलन स्टिग्मा पे आ सकता है, नहीं आ सकता। ओपन होंगे इसमें दोनों हो सकते हैं, इसके अंदर सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन आपको बताने कि क्लोज फ्लावर्स कौन से होते हैं इसके अंदर। देखो जो एलोगैमी होती है उसके अंदर होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन होते हैं, फ्लावर डिफरेंट होते हैं लेकिन स्पीशीज सेम होती है ना। उसके बाद होते हैं हर्कोगैमी एंड डाइकोगैमी। ये टेक्निक्स है क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। प्रिवेंट कैसे प्रिवेंट करती है, इन दोनों का डिफरेंस भी नेक्स्ट असर्शन या रीजन करके आपसे पूछा जाता है। जो हर्कोगैमी होता है इसमें होता है स्पेशियल, ठीक है, इसमें स्पेशियल डिफरेंस होता है। किसका, एंथर का और स्टिग्मा का। मान लो ये स्टिग्मा है ऊपर की तरफ है, तो जो एंथर होंगे नीचे होंगे, यानी कि अलग अलग पोजीशंस पर होंगे। ये पोजीशन का खेल है, ठीक है। पोजीशन पे होंगे तो चांसेस कम है कि कि यही वाले पोलन इसके ऊपर खुद से गिर जाए, सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद है डाइकोगामी। डाइकोगामी में क्या होगा, दो टाइप की होती है इसमें, प्रोटोएंड्री होती है एक, जिसमें कि एंथर होता है वो पहले मैच्योर रहता है। मतलब पहले तो आप ये देखो डाइकोगामी होती है क्या, ये होती है कि जो हमारे ये है पोलन्स होते हैं और हमारे जो ये स्टिग्मा होता है, उसमें कौन कौन से अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। यानी कि जो इनका मैच्यूरेशन टाइम है वो ही डिफरेंट होता है। टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। अब क्या इसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा, कि मतलब क्योंकि जो स्टैमेन है और स्टिग्मा है दोनों के लिए टाइम ही डिफरेंट है मैच्योर होने के लिए, क्या ये होगा, ये नहीं होगा। ये तो दोनों टेक्निक है। फिर बचा क्या, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये ही होते हैं हमारे क्या, क्लोज। ये क्लोज होते हैं, ये जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको ही प्रमोट करते हैं। अगर बिल्कुल क्लोज है तो क्या कोई बाहर का पोलन स्टिग्मा पे आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्लिस्टोगैमी होता है, किसी इसी के साथ का आपको एक याद रखना है क्या, चेज्मोगैमस। चेज्मोगैमस ये क्या होते हैं, ये ओपन फ्लावर होते हैं। ये ओपन फ्लावर होते हैं। इनके अंदर क्या हो सकता है, इनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। और ये याद रखना आपको, जो क्लिस्टोगैमी है उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर आ सकती है। उसके अलावा कुछ एक और टर्म है जो आपको याद रखनी चाहिए, एक होती है जीटोगैमी। इसमें क्या होता है कि अलग अलग, ये भी एक टाइप का क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन है। इसमें क्या होगा, प्लांट तो सेम होगा, प्लांट तो सेम होगा, लेकिन फ्लावर होंगे वो अलग अलग होंगे, फ्लावर डिफरेंट होंगे, ठीक है। जीटोगैमी तो इसमें क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या आएगी, नहीं आएगी। उसके बाद एक और होता है हमारा जीनोगैमी। आ सकती है लेकिन इतनी नहीं आएगी। जीनोगैमी प्रॉपर क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन। इसमें क्या होगा, इसमें प्लांट भी डिफरेंट होगा, प्लांट ही डिफरेंट होगा। अब क्या इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या आएगी, हाँ इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। ये सारे आपको याद रखने हैं, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आती है क्रैंज एनाटॉमी। एनाटॉमी ये फेमस बिल्कुल है। क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है, ये होती है हमारे C4 टाइप के प्लांट्स में। कैसे होती है, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक बंडल शीथ सेल होती है, बंडल शीथ, SHE, बंडल शीथ होती है। और एक क्या होती है हमारी, मेसोफिल सेल्स होती है। मीजोफिल, देखो वैसे जो क्लोरोफिल होता है मीजोफिल सेल्स में होता है, किसके अंदर, C3 के अंदर ओनली मीजोफिल्स होती है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बंडल शीट सेल भी होते हैं, जिसकी वजह से इसका क्लोरोफिल मतलब अलग अलग जगह पे होता है, तो जो इसकी जो फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्रंच एनाटॉमी। और तो C3 प्लांट्स में ओनली मीजोफिल में होती है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इनके नाम C2, C3, C4 ये क्या है?
ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इनका, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है, उसमें कितने कार्बन होते हैं। सिर्फ C2 प्लांट्स में सिर्फ दो दो ही कार्बन होते हैं। कौन सा होता है? फोस्फो फोस्फोग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट होता है। C3 प्लांट में क्या होता है? C3 प्लांट में होता है 3 PGA, है ना, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 में क्या होता है? हमारा OAA होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक और चीज है, आपसे पूछा जाए कि क्या C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है? नहीं होता, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, PR होता है, होता है। और जो C2 प्लांट होते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली इस्तेमाल ही फोटो रेस्पिरेशन को करते हैं। ये भी आपको करना याद रखना चाहिए। और ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होते हैं, बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए हम अलग से अलग अलग चैप्टर की जब डिटेलिंग पढ़ेंगे तब हम इसको साथ साथ में करेंगे। अभी आप इनका जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है याद रखिए, ये आते हैं पेपर में। क्लियर है आपको? और जो ये होते हैं हमारे CM होते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनके लिए आपको याद रखना है, जो ये CO2 होती है ना, उसको ये स्पेशली नाइट में एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट में एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों करते हैं नाइट में एब्जॉर्ब? क्योंकि जो डे के टाइम होता है ना, इनका जो स्टोमेटा होता है उसको ये क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं। मतलब वाटर को इवेपोरेट होने से बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए। उसके बाद है हमारा एक्रोसोम ऑफ जो स्पर्म है, इस फॉर्म फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड, ये बनता है हमारा गोल्जी बॉडी से। ठीक है, और जो एक्रोस्पर्म होते हैं इसके पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होते हैं। ये पूछा जाता है, हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जो इसकी कैप होती है, क्रोमोसोम ऐसे ऐसे सी कैप होती है, यहाँ पर होती है। ये क्या, मान लो जब ये किसी एग के पास जाता है तो ये इन एंजाइम को रिलीज करता है, यही इसको, तभी इसके साथ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। उसके बाद है बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोइड्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 17, देखो ये सब मेन चीज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, न्यूक्लियोइड्स भी होंगे ही होंगे, 70 राइबोसोम्स ये भी होगा। प्रोटीन चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कुछ तो प्रोटीन उसको अपने लिए बनाना ही पड़ेगा। सेल वॉल, देखो सेल वॉल का कंसेप्ट होता है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं, वहां पे भी सबको पता है कि एक में प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो ये सब चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बिना तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही कैसे करेगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आंसर बचता है हमारा रिजिड सेल वॉल। ये पेप्टिडोग्लाइकन की होती है किसमें? बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा में ये नहीं होती है। इसको जोकर ऑफ किंगडम भी बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी जो शेप है ना उसको बार बार चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। और सबको पता है सेल वॉल का काम ही क्या होता है, जो शेप होते हैं उसको बनाना होता है, उसको मेंटेन रखना होता है। इसके पास है ही नहीं, तो ये अपनी शेप बार बार चेंज करता रहता है। हाँ, तो अलग अलग शेप होने की वजह से इसको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बास्ट फाइबर आता कहाँ से। हमने फ्लोएम पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम, ये फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। फ्लोएम, इसके 4 पार्ट होते हैं। सीव ट्यूब होती है, दूसरा कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल होता है। नेक्स्ट कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है, फ्लोरन पैरेनकाइमा होता है, फिर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बास्ट फाइबर्स इनमें से कौन से होते हैं? जूट भी होता है, हम भी होता है, फ्लेक्स होता है। कोयर हमने पढ़ा, ये किस में पढ़ा हमने? कोकोनट में पढ़ा, कोकोनट में पढ़ा। उसकी जो मीजो काप होती है ना, वो वाला पोर्शन होता है, जो ये हेयर्स होते हैं, है ना, वो फ्लोएम का पार्ट नहीं होते, जबकि वो उसके मीजोकार्प का पार्ट होते हैं। तो आंसर ये है। तो नेक्स्ट इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कर ही लेंगे कि बास्ट फाइबर से क्या है, ये फ्लोएम फाइबर्स का पार्ट है, ये आप बता देंगे जूट, हेम्प और फ्लेक्स में होता है।
उसके अलावा फ्लोएम से क्या पूछा जा सकता है? फाइबर्स, ये डेड सेल्स होती हैं भाई, ये डेड सेल्स होते हैं। जो बाकी तीनों होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन, ये तीनों लिविंग होते हैं, तीनों लिविंग होते हैं। और सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, लिविंग है, अपना न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल वाले से काम चलाता है। और क्या पूछ सकते हैं इसमें से? जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है ना, ये जिम्नोस्पर्म में गायब होता है, जिम्नो जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता है, ना सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है ना कंपेनियन सेल होता है। काम कैसे चलाते हैं? सीव सेल्स होती हैं उसके पास, सीव सेल्स होती है, और एंजियोस्पर्म में सारे के सारे पार्ट होते हैं। इनको याद रखना, आंसर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और ये मेनली डाइकोटिलेडोनस प्लांट में होता है। उसके बाद है ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, हम इनको ऑर्डर में लगाना है, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं इनको। सबसे पहले हमारा क्या होता है? किंगडम होता है, फिर हमारा फाइलम होता है, या फिर हम डिवीजन भी लिख सकते हैं आप प्लांट करके। फिर इसके बाद हमारे लिए क्या आती है? फिर इसके बाद हमारी आती है क्लास आती है, फिर हमारा ऑर्डर आता है, फिर हमारा फैमिली आती है, फिर जीनस आती है, और फिर आती है हमारी स्पीशीज। स्पीशीज स्मॉलेस्ट होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू, फाइटोक्रोम किससे रिलेटेड है इन टर्म्स में से? क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर, एंड फाइटो मीन्स लाइट, यानी कि स्पेसिफिक कलर के पिगमेंट्स होंगे। कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? ये रेड कलर को, और फार रेड। ये किस में होते हैं? ये प्लांट्स में पिगमेंट होते हैं जो स्पेसिफिक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये काम क्या आते हैं? ये काम आते हैं द ये काम आते हैं, देखो इसमें जो भी टर्म है, एक टर्म इसमें आपको फोटो पीरियोडिज्म दिख रही होगी, कि जो प्लांट होता है वो किस कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और कितने टाइम तक ऑब्जॉर्व करता है। और इसी से रिलेटेड हमारे दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, और एक होता है हमारा लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है? जो डे होता है वो शॉर्ट होता है, और जो नाइट होती है वो लॉन्ग होती है। और इसी का अपोजिट हमारा लॉन्ग डे प्लांट में होता है। लॉन्ग डे में की जो डे होता है वो लॉन्ग होगा, और जो नाइट होगी वो शॉर्ट होगी। लेकिन हमें पढ़ क्यों रही है? कलर क्यों जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट, स्पेसिफिक कलर की लाइट को, इससे शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट बन रहा है। कि ये बताता है कि प्लांट को कितने टाइम का लाइट एक्सपोजर मिला, लाइट एक्सपोजर मिला। और इस लाइट एक्सपोजर से क्या होगा? इस लाइट एक्सपोजर से ही ये पता चलेगा कि प्लांट अभी रेडी है जर्मिनेशन के लिए, रेडी है क्या, या फिर फ्लावरिंग के लिए। बिकॉज अलग अलग प्लांट को अलग अलग ड्यूरेशन चाहिए होती हैं लाइट की, फॉर फ्लावरिंग और फॉर जर्मिनेशन। शॉर्ट डे प्लांट हम राइस को याद कर सकते हैं, और लॉन्ग डे प्लांट में हम वीट को याद कर सकते हैं। अदर टर्म्स क्या है इसमें? फोटो फोस्फोराइलेशन, अगेन फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, फोस्फोराइलेशन यानी कि फोस्फेट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये फोस्फेट का ही एडिशन होता है एडीपी में, एडीपी में फोस्फेट का एडिशन होने से एटीपी बनता है ना। ये काम आता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए प्लांट में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये भी दो टाइप का होता है, एक साइक्लिक होता है फोटोफोस्फोराइलेशन, एक साइक्लिक होता है, और एक नॉन साइक्लिक होता है। किस बेसिस पे होते हैं? इस पे दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, एक PS1 होता है और एक PS2 होता है। नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, जबकि साइक्लिक में इनमें से एक होता है। देखिए बहुत बड़ा है, अगर हम अलग से वो बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, तब हम इसको देखेंगे क्या होता है। उसके बाद है क्लिमेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? ये फ्रूट राइपनिंग से रिलेटेड है, फ्रूट राइपनिंग से। फ्रूट राइपनिंग के लिए किस गैस का इस्तेमाल होता है? इथाइलिन गैस का, इथाइलिन गैस का। उसके बाद है फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटोसिंथेसिस के टाइम होता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होता है, याद रखना है। C4 प्लांट में होता ही नहीं है। और C2 प्लांट तो इसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं, C2 प्लांट तो इसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं। क्लियर है आपको सारी? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि लाइट सेंसिटिव होता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। कि गैमेटोफाइट बन गया डायरेक्टली किससे? स्पोरोफाइट से। देखो स्पोरोफाइट बनने के बाद
मियोसिस होनी चाहिए थी, है ना। मियोसिस के बाद गैमेटोफाइट बनना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है एपोस्पोरी में। ये वर्ड से ही आपने याद रखने, एपोस्पोरी और एपोगैमी। एपोस्पोरी में क्या होगा कि स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाएगा, मियोसिस को स्किप कर देगा। और एपोगैमी में क्या होगा, गैमेटोफाइट से डायरेक्ट क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा। और स्पोरोफाइट बना देगा, उसके लिए देखो गैमेट्स ने बनना था, फर्टिलाइजेशन करना था, इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्किप हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना कि इसमें क्या स्किप होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन स्किप होगा और एपोस्पोरी में मियोसिस स्किप हो जाएगा। क्लियर है? अ, हाँ, अगर गैमी में फर्टिलाइजेशन होगी, इनका जो प्लॉइडी होगी वो एन होगी, और इसमें मियोसिस नहीं होगा तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, एपोस्पोरी में 2n होगी। उसके बाद है पार्थिनोजेनेसिस, ये टर्म फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्चुअल में होता ही नहीं है, फॉल्स फर्टिलाइजेशन होता है। ये याद रखना है फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। ये एपोस्पोरिया, आप एपोस्पोरिया आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिप्लॉइड गैमेटोफाइट। क्यों हुआ डिप्लॉइड गैमेटोफाइट? क्योंकि इसने मियोसिस को स्किप कर दिया। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर कंटेंट। और कोई क्वेरीज हो तो आप अपनी उसमें बता सकते हैं कमेंट में। Next question is, which of the following term is used for evolutionary history of particular group of organism? कि कौन सी ऐसी स्टडी है जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताते हैं? देखो ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट टाइम जो इससे पहले प्रीवियस ईयर पढ़ा था उसमें भी हमने कहा था। इवो कहीं ना कहीं जो ये फाइलो होता है ना, फाइलोजेनेटिक, ये वाला वर्ड ही होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो बाकी कौन से होते हैं? ये पेलिनोलॉजी से रिलेटेड किसकी स्टडी होती है? पोलन्स की, स्पोर्स की स्टडी होती है ना। पेलियो, पेलियो वर्ड ही बता रहा, मतलब फॉसिल फ्यूल्स की स्टडीज होती है, फॉसिल्स की। ओंटोजेनी, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, ऑर्गेनिज्म की थ्रू आउट इट्स पूरे लाइफ स्पैन में। पूरे लाइफ स्पैन में जितनी भी स्टेजेस आई होंगी उसकी स्टडी की जाती है। दिस इज फॉर 2019 पेपर, ये इसका आंसर है, और यहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको अगेन ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।